जैन साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस सीरीज में हम केमिस्ट्री सेक्शन की बात कर रहे हैं, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश टेट एग्जामिनेशन के लिए, साथ में HPTGT एग्जाम मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो इससे पहले भी हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं और ये वाली वीडियो भी उनमें से एक है। केमिस्ट्री सेक्शन की हम यहाँ पे बात करेंगे, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखेंगे और आपको ये जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं जहाँ पे केमिस्ट्री पूछी गई है, HP टेट की बात करें, उन सभी के एग्जाम के ये क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, नेम द फॉलोइंग नेम ऑफ पिक्रिक एसिड का नेम क्या होगा, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हमें पिक्रिक एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में मालूम होना चाहिए। तो पिक्रिक एसिड जो है हमारा, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। बेंजीन के साथ OH लगा है, इनकी फिनोल होता है और नाइट्रो ग्रुप लगे हुए होते हैं पोजीशन 2, 4, 6 के ऊपर। इन पोजीशन के ऊपर हमें नाइट्रो ग्रुप देखने को मिलते हैं। तो ये हो जाता है हमारा, देखिए 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और 6। 2, 4, 6 पे नाइट्रो ग्रुप है, ट्राई नाइट्रो आ जाएगा। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, ये इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द कंपाउंड विच हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज। ऐसा कंपाउंड जिसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कौन होगा। तो अगर मैं आपको बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की, तो जैसे हमारी सबसे लंबी चेन होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। अगर मैं यहाँ पे ब्रांचिंग कर देता हूँ तो ब्रांचिंग के कारण बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें, जहाँ पे हमें NC4H9NH2 दिया हुआ है, उससे आगे वाले ऑप्शन में NCH4H9OH दिया हुआ है, उसके आगे वाले ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है C2H5 ट्वाइस NH दिया हुआ है, और आगे जो है हमारा मिथ इत प्रोप ब्यूट पेंटेन दिया हुआ है। अगर मैं इन सभी की बात करता हूँ, ध्यान देना, इन सभी की बात करता हूँ तो सबसे लंबी चेन कौन सी रहेगी, तो बोलेंगे सर यहाँ पे तो डी, जो पेंटेन है वो वाली, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन है और यहाँ पे भी 4 कार्बन है, तो लंबी चेन तो पेंटेन है। तो क्या इसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए? जी नहीं। अब इसमें एक क्या फर्क आ जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पे इस ऑप्शन में OH ग्रुप भी देखने को मिल रहा है, OH ग्रुप देखने को मिल रहा है, और इसमें जो हमारा बॉन्ड होगा वो कैसा बॉन्ड होगा? एक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होगा। तो इन सभी में ये जो हमारा है NC4H9OH, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज स्वीट स्मेल। किस ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्मेल स्वीट होती है? अमाइड्स, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एस्टर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि ये रिपीट भी हो चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एस्टर। एस्टर इज करेक्ट आंसर। Move to next question 34, the first organic compound prepared in the lab is। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले लेबोरेटरी में बनाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? भाई ये यूरिया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1828 में। किसके द्वारा बनाया गया था? होलर द्वारा बनाया गया था। होलर एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण किया था 1828 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स की बात करी गई है, बॉयल्स लॉ गैसेस लॉज में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सीधी सी बात है, बॉयल मतलब बॉयल होना। तो बॉयल कब होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि हमें क्या रखना पड़ता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो सबसे पहली बात ही है कि हमें यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कांस्टेंट टेम्परेचर, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था। और अगर मैं सिंपली बात करूं तो बॉयल्स लॉ कहते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, द कैल्कोजन ग्रुप हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैल्कोजन ग्रुप, अब ये कैल्कोजन ग्रुप कौन सा होता है? अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन जो फैमिली है उसको क्या बोला जाता है? कैल्कोजन्स बोला जाता है। और ये ग्रुप नंबर कौन सा है? देखिएगा ध्यान से, ग्रुप नंबर हमारा आ जाएगा ये 16। 16 के बाद 17 आता है, 18 आता है। 18 हमारा नोबल गैस होता है, 17 हमारा हैलोजन गैसेस, और उससे पीछे हमारा ऑक्सीजन फैमिली आता है। अगर मैं बात करूं 15 की, तो 15 में फॉस्फोरस, या मैं सीधी सी बात करूं नाइट्रोजन फैमिली आ जाती है। और 14 वाले में 14 वाले की बात की जाए तो ये कार्बन फैमिली आ जाती है। 13 वाला ग्रुप जो है वो बोरोन फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। ग्रुप नंबर 16 को यानी कि कार्बन फैमिली, सॉरी ऑक्सीजन फैमिली को क्या बोला जाता है? कैल्कोजेंस भी बोला जाता है। अब ये आ गया ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, यहाँ पे P में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ये NH2 NP4, ये वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सही से समझ में आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें। अगर आप शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है, इन एसिडिक मीडियम KMnO4 विल चेंज टू H2S2। बोला एसिडिक मीडियम की बात करेंगे। देखो ये जो हमारा KMnO4 होता है, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बोलेंगे बिल्कुल सर, ठीक बात है। तो ये बोल रहा है कि H2SO4 को ये KMnO4 और मीडियम कैसा है? एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम। ठीक है, इसमें किस में चेंज करेगा? ध्यान देना, किस में चेंज करेगा? तो अगर मैं बात करूं एसिडिक मीडियम में, KMnO4 जो होता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? बोलेंगे सर ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन होगी तो हमें क्या मिलता है? H2SO4 मिलता है। ध्यान रखना, H2SO4। तो अगर मैं सल्फर की बात करूं, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -2 होती है, और जब H2SO4 की बात करते हैं तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। तो क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रही है सर ऑक्सीडेशन हो रही है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनमें से किसने रूल आउट किया कि एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका डेफिनेट पाथ होता है? देखो अगर मैं बात करूं पॉलीज प्रिंसिपल की, हुंड्स रूल की, ऑल ऑफ बाउ प्रिंसिपल की, तो ये हमें बताते हैं कि किस तरह एक सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होंगे, कौन सा सेल जो है वो पहले भरा जाएगा एनर्जी के हिसाब से। बोहर एंड बरी रूल का भी वहां पे यूज किया जाता है। तो और अगर मैं बात करूं हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, क्या बोलेंगे? हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। इनमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा? क्सिनॉन F6 ये तो होता है भाई, क्सिनॉन ऑक्सीजन F4 ये भी होता है, नियॉन फ्लोराइड इसकी बात करेंगे, ये नहीं होता है भाई। ऑप्शन नंबर सी ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ध्यान देना, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। हालांकि नोबल गैसेज जो हैं वो अनरिएक्टिव होती हैं, तो ये सारी की सारी नोबल गैसेज हैं, लेकिन क्सिनॉन जो है वो कंपाउंड बनाता है, लेकिन नियॉन गैस कंपाउंड नहीं बनाती है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नियॉन फ्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इनमें से किसकी सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है? यानी कि हमारे पास बॉन्ड है और बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोल देते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल देते हैं। तो अगर इन सभी की बात की जाए, इन सभी की बात की जाए, ये सारे के सारे क्या हैं? हैलोजन है। बिल्कुल ठीक है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किया जाएगा। अगर आप जनरली इसको अकॉर्डिंग टू थ्योरी या रूल्स देखते हैं तो फ्लोरीन का होना चाहिए, ठीक है, लेकिन फ्लोरीन नहीं होता है, क्या होता है? क्लोरीन का होता है। इसकी वजह ये है कि F2
जो है या F बॉन्ड F इसको हम बोलेंगे, इसमें बीकर लोन पेयर रिपल्शन होती है, ठीक है। और ये क्यों होती है? क्योंकि फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है हमारे पीरियोडिक टेबल का। तो इसमें लोन पेयर रिपल्सन जो है वो देखने को मिलती है। तो वहां से ये बॉन्ड जो है वो वीक हो जाता है, और अगर ये वीक हो गया तो इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, डिसोशिएट किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन की सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी इन ऑप्शन में से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट ME वैल्यू? यही ME वैल्यू, मास क्या बोलेंगे? ME वैल्यू। यहाँ पे हम बस बात कर सकते हैं मास, हाईएस्ट मास वैल्यू किसकी होती है? तो ध्यान देना, अगर बात की जाए कि ये जो हमारा न्यूट्रॉन होता है, ध्यान रखना, न्यूट्रॉन जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है प्रोटॉन के मास से, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो सबसे कम होता है, ओके। तो अगर बात की जाए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में, तो ये जो न्यूट्रॉन है इसका हल्का सा ज्यादा मास होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन का 1.0086 यूनिट्स आ जाएगा, और प्रोटॉन की बात करूं तो 1.0072 यूनिट आ जाएगा। और हालांकि इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन का मास एक प्रोटॉन का 1800वां 36वां हिस्सा होता है, 1/1836 ऑफ प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन का भी देखो कितना कम है, तो सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है, 2-3 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, द रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cb फॉर एन आइडियल गैस इज? तो ये तो बहुत ही आसान है, तो हम क्या बोलेंगे, Cp माइनस Cb इज इक्वल टू R। ये हमारा रिलेशन होता है आइडियल गैस के लिए, Cp और Cb के कंसंट्रेशन एट प्रेशर एंड कंसंट्रेशन एट वॉल्यूम इज इक्वल टू R, एंड R क्या हो जाता है, हमारा गैस कांस्टेंट हो जाता है। ये दोनों की दोनों मोलर हीट कैपेसिटीज हमें देखने को मिलती है। चलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही इस प्रश्न का आंसर रहेगा। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखें, 43, मिसल्स आर, मिसल्स क्या होते हैं? तो बोलेंगे सर ये तो एसोसिएटेड कोलाइड्स होते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका टीजीटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द following is most stable method to protect the frying pan from corrosion? हमने फ्राइंग पैन को क्रोजन से बचाना है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया मेथड कौन सा रहेगा? सबसे बढ़िया मेथड कौन सा रहेगा? तो बोलेंगे गैल्वेनाइजेशन बाय जिंक। हम क्या करेंगे, जिंक की कोटिंग उसके ऊपर चढ़ा देंगे, गैल्वेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम ग्रीस अप्लाई करेंगे तो भैया खाना कैसे बनाएंगे? तो ये ऑप्शन पहला तो होगा ही नहीं। अप्लाइंग पेंट, पेंट कर देंगे, पेंट जो है वो थोड़ी देर बाद खराब हो जाएगा, थोड़े दिनों बाद, तो और उसका जो केमिकल्स है वो भी खाने में मिल सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन ऑफ जिंक इज करेक्ट आंसर। आगे देखें 45, विच वन इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन? इनमें से कौन सा कार्बन का एलोट्रॉप नहीं है? ध्यान देना, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कार्बन का एलोट्रॉप भैया ग्रेफाइट है, बिल्कुल ठीक है। और ये एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। बोलो बात ठीक है? बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। डायमंड की बात करेंगे, ये भी कार्बन का एलोट्रॉप होता है, हार्डेस्ट सबस्टांस बोलेंगे इसको, हार्डेस्ट सबस्टांस होता है भैया, बिल्कुल ठीक है। और बकमिनिस्टर फ्लोरीन, ये भी कार्बन का क्या होता है, ये भी कार्बन का एलोट्रॉप होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये कार्बन का एलोट्रॉप नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है।
चलिए, हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन जो है एक हाइड्रोकार्बन है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 46, टू प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर Cl2 गैस इज पास्ड थ्रू। हमने क्या बनाना है, ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2। CaOCl2 ये हो गया हमारा, क्या बोलेंगे इसको, बोलेंगे सर ये है ब्लीचिंग पाउडर। तो हम क्या करेंगे, क्लोरीन गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से पास करवाएंगे, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही रहेगा। अगर इसके रिएक्शन की बात की जाए, CaOH ट्वाइस, ये आ गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें से हम क्लोरीन गैस को क्या करेंगे, पास करेंगे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, CaOCl2 ये देखने को मिलेगा, साथ में वाटर। चलिए, ये इसके लिए रिएक्शन रहेगा। अगला प्रश्न देखें 47, 30.110 into 10⁻23 हीलियम एटम्स हैव हाउ मैनी मोल्स ऑफ हीलियम। भैया यहाँ पे पूछा गया है, मोल्स बताने हैं हीलियम के, तो हम सभी को मालूम होना चाहिए 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। एटम की बात करेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, और ये किसके बराबर होता है, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होता है, 6.2 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे तो मॉलिक्यूल्स, आयंस होंगे तो आयंस की बात करेंगे, और यही किसके बराबर होता है, 22.4 लीटर ऑफ गैस एट NTP, इसके बराबर भी होता है। तो हमने निकालना है मोल। मोल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या फिर इन टर्म ऑफ नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो वो आ जाता है गिवन नंबर अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर। मोल कंसेप्ट की वीडियो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से अपलोड की हुई है, आप उसको जरूर देख सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा मोल कंसेप्ट से। तो गिवन नंबर कितने दे रखे हैं, बोलेंगे 30.110 इंटू 10⁻23, और अगर मैं एवोगैड्रोस नंबर की बात करता हूं तो वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब मैं इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 5, ये से कट जाएगा, 6 जा 30 होते हैं, तो ये हमारे पास कितने मोल्स आएंगे, 5 मोल्स आएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, द केमिकल इक्वेशन इज गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये जो हमें केमिकल इक्वेशन दे रखी है, बोला ये किस तरह का केमिकल रिएक्शन बता रही है, क्या कॉम्बिनेशन हो रहा है, नहीं जी कॉम्बिनेशन तो नहीं हो रहा है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, A प्लस बी कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, AB, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जैसे कि AB है तो ये टूट रहे हैं A प्लस बी में, तो ये डिकम्पोजिशन, टूटना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि दो एटम्स जो हैं वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक ही एटम डिस्प्लेस होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखे जाओ तो देखो ये सोडियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन हो रहा है, तो सोडियम की जगह कौन आ रहा है भैया, बेरियम आ रहा है, बोलेंगे ठीक है सर। और बेरियम की जगह कौन आ रहा है, बेरियम की जगह आ रहा है सोडियम। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हुई, लेकिन कैसी, दो डिस्प्लेसमेंट हुई, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हुई। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, व्हेन KCl पोटेशियम क्लोराइड साल्ट इज एडेड टू डिस्टिल्ड वाटर द रिजल्टिंग pH विल बी। बोला जब हम KCl साल्ट को डिस्टिल्ड वाटर में ऐड करेंगे तो हमारी pH के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, कैसी pH हमें देखने को मिलेगी। तो देखो ये जो हमारा KCl होता है ये डिसोशिएट होगा K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयंस में। वाटर की बात करूं H2O, ये भी डिसोशिएट होता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस में। तो जितने KCl आयंस निकलेंगे वाटर जो है उनको क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो यहां पे ये जो हमारा KCl होता है वो न्यूट्रल साल्ट है भैया। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि pH के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, pH जो है वो 7 की 7 ही रहेगी, यानी ये एक न्यूट्रल सॉल्यूशन हमें देखने को मिलेगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए NO2 रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म, NO2 रिएक्ट करता है वाटर के साथ, भैया लिख लेते हैं NO2 प्लस
H2O, ये रिएक्शन हो रहा है, क्या हमें देखने को मिलेगा? तो देखेंगे यहाँ पे HNO3 हमें देखने को मिलेगा, साथ में NO गैस देखने को मिलेगी। ठीक है, HNO3 प्लस NO, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक रहेगा, ऑप्शन नंबर सी HNO3 प्लस NO। चलिए अगला प्रश्न देखें। देखो क्वेश्चन नंबर 51, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन कंपाउंड 1356 ऑक्टा टेट्राइन आर। बोलो भैया क्या बोल रहा है ये? ऑक्टा टेट्राइन, ऑक्ट मतलब 8, 8 कार्बन बनाने पड़ेंगे। सर जी बना देते हैं, 5 6 7 8, 8 कार्बन हो गए। बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल ठीक है सर। उसके बाद यहां पे बोला है कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 1 पे 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 3 पे डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 5 पे डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 6 पर भी डबल बॉन्ड है। ये आगे बाकियों में सिंगल सिंगल बॉन्ड आएगा। अब बोलेंगे हाँ जी सर, यहाँ पे जो हमारा बाकी के बॉन्ड बच गए उनको पूरा करने के लिए हाइड्रोजन लगाया जाएगा। बोलेंगे ठीक है सर, हाइड्रोजन लगा दिया। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को भी लगा दिया है। अब देखते हैं कि हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और कितने पाई बॉन्ड बन रहे हैं। सभी की बैलेंसी पूरी हुई, कार्बन के सभी के 4 के 4 बॉन्ड हो गए। बोलेंगे ठीक है सर। तो जो सिंगल बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? सिग्मा होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 17 आगे हमारे सिग्मा बॉन्ड। ठीक, अब दूसरे भी देख लेते हैं, यानी कि पाई बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड 1 2 3 और 4, यहाँ पे 4 हमें देखने को मिलेंगे पाई बॉन्ड्स। तो जो भी इस तरह का आंसर आपको दिख रहा है वो बिल्कुल ठीक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 17 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 4 पाई बॉन्ड्स। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज नोन एज सिंथेसिस गैस? सिंथेसिस गैस इसको बोल देते हैं, या इसको सिन गैस भी बोल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, इसको बोला जाता है सिंथेसिस गैस। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर देखने को मिलेगा। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आगे देखें 53, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Xe इन XeF4 इज। हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताना है, और हाइब्रिडाइजेशन किसकी बतानी है? Xe की बतानी है। किसमें? XeF4 में। तो हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए अगर मैं अपना ट्रिक यहाँ पे यूज करता हूँ, तो देखो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें जितने भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें जितने भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको लिख लेना होता है, उनको ऐड कर लेना होता है। जैसे क्सिनॉन की बात करूं, क्सिनॉन एक नोबल गैस है, और नोबल गैस में हम सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आउटर मोस्ट या बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिनको हम बोलते हैं वो होते हैं 8। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं नियोन आ गया हमारे पास, नियोन, तो बोलेंगे सर इसमें तो 1s2 2s2 2p6 यही आ गया, हो गया 10। तो देखो ये बैलेंस शेल है हमारा बैलेंस, तो इसमें कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन की बात करूं, फ्लोरीन एक ये हमारी हैलोजन है, और हैलोजन में 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 फ्लोरीन है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस में 28 किया जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास? आ गया 36। कितना आ गया? 36, 36। अब 36 को डिवाइड करेंगे 8 से। 8 से देखते हैं कितने से डिवाइड हो रहा है। 8 चौके 32, 4 से हो रहा है, तो 4 क्या आ गए हमारे? ये आ गए हमारे बॉन्ड पेयर। क्या बोलेंगे इसको? बॉन्ड पेयर बोलेंगे। अब ये जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे देखो 32 हमने बोला, 36 माइनस 32, ये रिमाइंडर आ गया, कितना आ गया? 4 आ गया। अब इस रिमाइंडर को हम भाग देंगे 2 से, तो जितना भी हमारे पास आंसर आएगा वो क्या हो जाता है? वो हमारा हो जाता है लोन पेयर्स। तो 4 बॉन्ड पेयर्स आ गए, 2 लोन पेयर्स आ गए, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? 4 ये 2 6 आगे बोलेंगे, तो sp3d2, sp3d2। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
यस, ऑप्शन नंबर डी। हाइब्रिडाइजेशन आप इसको जो हमारा बेसिकल ट्रेडिशनल मेथड है उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे निकालने पर बहुत ही तेजी से हो जाता है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। हाउ मेनी चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिड्यूसिंग 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव। हमने क्या करना है, MnO4 नेगेटिव से कहाँ पे लेके जाना है, Mn2 पॉजिटिव में लेके जाना है। तो बोला कितना चार्ज चाहिए, तो चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहूँ मैंगनीज का इस वाले कंपाउंड में, तो कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर होता है भैया 2, बोलेंगे 2 -2 होता है, तो 4 है, ये कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। इसको हमें x मानना पड़ेगा मैंगनीज के लिए, और इक्वल टू में -1 आ जाएगा। जब x इज इक्वल टू हो जाएगा -1 + 8 इज इक्वल टू प्लस का 7, तो यहाँ पे आएगा +7। अब +7 से कहाँ पे जाना है भैया, +2 में जाना है। क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन, और कितनी कितनी हो रही है, 5 इलेक्ट्रॉन्स की, 5 इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस हो रहे हैं। बोले ठीक है बात। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराड चार्ज की जरूरत होती है, 2 के लिए बोलेंगे तो 2 फैराड, और अगर 5 के लिए बात करेंगे तो 5 फैराड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 5F, यानी कि 5 फैराड इसका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आपके टीजीटी के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। अगर 2019 के टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल केमिस्ट्री सेक्शन की बात की जाए, तो वहां पे टैट के क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 55। द फॉर्मूला ऑफ ओलियम इज, ओलियम का फॉर्मूला रट लेना है, इंपॉर्टेंट है भैया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, H2S2O7। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, 56। व्हेन कॉपर मेटल इज ड्रॉप्ड इन H2SO4 द गैस इवॉल्व्ड इज। जब कॉपर मेटल को H2S गैस में ड्रॉप किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। देखो सिंपल सी बात है, कॉपर है हमारे पास, इसको हमने H2SO4 में डालना है, ठीक है। तो जब रिएक्शन हो जाता है तो ये बन जाता है CuSO4 बन जाता है, और साथ में हमें SO2 गैस देखने को मिलती है, SO2 गैस देखने को मिलती है, ठीक है, और वाटर भी हमें देखने को मिलता है। अगर इसको बैलेंस किया जाए तो बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, कॉपर सल्फेट SO, और हाइड्रोजन कितने आ गए, 4, तो इधर भी लगा देंगे 2, 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, 4, 8 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन, यस, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 57। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से गलत रहेगी। सबसे पहले देखो, मेटेलिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस। हाँ भाई, इधर तो हमारे मेटल होते हैं और इधर क्या आ जाते हैं, नॉन मेटल्स आ जाते हैं। तो देखिएगा, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, जी डिक्रीज हो रहा है। द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, बैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज हो रहा है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं 1s2, यहाँ पे अगर आगे बात करूं तो आगे जो हमारे एल्किलाइन अर्थ मेटल आ जाते हैं तो वो आएगा हमारा 1s2। देन अगर मैं बात करता हूँ सीधा बोरोन फैमिली पे पहुंच जाते हैं तो ये 1s2, 2s2, 2p1 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 और 2p6। देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट ठीक है। द एटम्स कैन इजिली लूज इलेक्ट्रॉन, एटम्स आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये बोल रहा है जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो। नहीं भैया, साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, साइज डिक्रीज होने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। यानी कि
अब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हो रही है मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगा, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है हमारी गलत है। डी देख लेते हैं, द ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट बिकम्स मोर एसिडिक, बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 की बात करूं तो इनके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, इनके ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक। और जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो हमारे ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक में बदलने लग पड़ते हैं। तो ये ऑप्शन डी वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाली स्टेटमेंट ये हमें गलत देखने को मिलती है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। आगे देखिए 58th पे पहुंच गए। एक्वारेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ, एक्वारेजिया किसका मिक्सचर है, तो ये तो हमें पता है HCl प्लस HNO3 का मिक्सचर है, कंसंट्रेटेड होते हैं दोनों के दोनों, लेकिन इनके पार्ट्स, इनके अमाउंट्स कितना होता है, तो अगर मैं HCl की बात करता हूं, HCl जो है वो 3 पार्ट्स में होता है और HNO3 1 पार्ट में होता है, तो ये 3:1 की बात होती है। तो देखो यहाँ पे HNO3 1 और 3 HCl, ऑप्शन नंबर डी ये भी बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली एनोडाइज्ड, इनमें से कौन सा कॉमनली एनोडाइज किया जाता है या होता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, एक ऑक्साइड लेयर बना देता है जो कि क्रोजन रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ऑफ थर्माइट प्रोसेस, तो थर्माइट प्रोसेस को रट लेना है, जब फेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, या हम बोलेंगे कि मेटल ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो रिडक्शन होती है और हमें देखने को मिलता है मोल्टन आयरन साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। साथ में हमें हीट भी निकलती हुई देखने को मिलती है, तो ये कैसा रिएक्शन हो जाता है, ये रिएक्शन हो जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी ध्यान में रखना है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंपॉर्टेंट। चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन या सेशन पसंद आ रहा होगा तो कमेंट में भी अच्छी अच्छी बातें लिखिएगा और साथ में लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।